गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है सार्वत्रिक समुच्चय, यूनिवर्सल सेट। ठीक है। और समुच्चय तो स्टूडेंट्स आप जानते ही हैं, सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह समुच्चय कहलाता है। ठीक है। ऐसी विशेष वस्तुओं का संग्रह या समूह समुच्चय कहलाता है जो सुपरिभाषित हो। एक समान परिभाषा उन सभी वस्तुओं में होती हो तब उसे कहते हैं सुपरिभाषित होना। अब हम आज की क्लास में विशेष समुच्चय पढ़ रहे हैं। ठीक है। एक विशेष समुच्चय है, इसका नाम यहां पर है सार्वत्रिक समुच्चय, यूनिवर्सल सेट। सार्वत्रिक समुच्चय, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है स्टूडेंट्स? क्या होता है, एक विशेष संदर्भ में जब हम कोई डिस्कशन कर रहे होते हैं तो उस संदर्भ में उस मौके के ऊपर हमारे पास कुछ सेट होते हैं, जैसे ए, बी, सी, डी, ई, ऐसे ऐसे कितने भी हो सकते हैं। ठीक है। तो कम से कम आप देखेंगे तो एक समुच्चय जरूर वहां पर होना चाहिए। एक से अधिक समुच्चय भी हो सकते हैं। तो उस विशेष संदर्भ में जहां पर कुछ समुच्चय हैं ए, बी, सी, डी, ई, एफ। ठीक है। तो आपको एक ऐसा नया समुच्चय लिखना है, विशेष समुच्चय लिखना है जिसके ये दिए गए सभी समुच्चय उप समुच्चय हो। तब इस विशेष समुच्चय को आप बोलते हैं सार्वत्रिक समुच्चय। ठीक है। एक मैं इसकी परिभाषा दे देता हूं। जैसे एक विशेष संदर्भ परिभाषित ऐसा समुच्चय जिसके इस संदर्भ में दिए गए सभी समुच्चय का नाम भी हम दे सकते हैं ए, बी, सी, ऐसे। ठीक है, इत्यादि उप समुच्चय हो, ये इसकी शर्त है। उप समुच्चय हो तब ऐसा समुच्चय सार्वत्रिक समुच्चय कहलाता है। जिसे कैपिटल यू से लिखा जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। ये डेफिनेशन स्टूडेंट्स आपको ध्यान से पढ़नी होगी, उसका मतलब समझना होगा। लर्न करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी हम लोगों को, अगर हम ध्यान से हर एक वर्ड का मीनिंग समझे तो। देखिए आप एक विशेष संदर्भ में परिभाषित समुच्चय है, एक विशेष संदर्भ। ठीक है। जिस संदर्भ में हम बात करना चाह रहे हैं ये डिफरेंट टाइप से हो सकता है। ठीक है। जैसे हम लोग आज की क्लास ले रहे हैं तो हम जिस संदर्भ पर बात कर रहे हैं, कल हम क्लास लेंगे तो हमारा टॉपिक अलग हो जाएगा, है ना, अगले दिन हमारा टॉपिक अलग हो जाएगा, ऐसे, है ना।
तो हम कैसे देते हैं, एक विशेष संदर्भ में परिभाषित ऐसा समुच्चय जिसके इस संदर्भ में दिए गए सभी समुच्चय, जिनका नाम हमने ए बी सी ऐसे कुछ करके दिया है, उप समुच्चय हो। इस समुच्चय के आप सभी क्या हो, उप समुच्चय। शॉर्ट में देखे तो आप दिए गए सभी समुच्चय इस समुच्चय के क्या हो, उप समुच्चय हो, तब ऐसे समुच्चय को आप इस संदर्भ में सार्वत्रिक समुच्चय कहते हैं। इस संदर्भ का सार्वत्रिक समुच्चय कहलाएगा, जिसको आप किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल यू से। कैपिटल यू से क्यों रिप्रेजेंट करते हैं, इसका एक कारण भी है। यहां से देखिए ना, यूनिवर्सल सेट, इसका जो फर्स्ट लेटर है वो है यू, और आप जानते हैं किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करना हो तो कैपिटल इंग्लिश लेटर यूज लिया जाता है, इंग्लिश का कैपिटल लेटर यूज लिया जाता है। अब कैपिटल लेटर में ए ले सकते हैं, बी सी डी, ये भी हमारे पास ऑप्शन में है, लेकिन हमने इन सबको इग्नोर करते हुए किसको चूज किया है, यू को। और यू को चूज करने का रीजन है यूनिवर्सल सेट, इसका फर्स्ट लेटर यू है, ठीक है। अर्थात अगर हम यहां लिखना चाहें मैथमेटिकल जो डेफिनेशन है, ए जो सेट है वो सबसेट होगा किसका, यू सेट का, ओके। जो बी सेट है ये भी सबसेट होगा सेट यू का, और जो सी सेट है ये भी सबसेट होगा यू सेट का, और ये कंटिन्यू चलेगा। इस संदर्भ में जितने भी सेट परिभाषित है, जैसे ए है, बी है, सी है ना, ऐसे डी ई एफ जी, ये सभी समुच्चय यूनिवर्सल सेट के सबसेट होते हैं। तब आप इस यू को यूनिवर्सल सेट तभी कहते हैं, सार्वत्रिक सभी समुच्चयों के लिए इस संदर्भ में आप यू क्या कहलाएंगे, सार्वत्रिक समुच्चय, यूनिवर्सल सेट। जैसा इसका नाम है वैसी ही इसकी अपनी एक डेफिनेशन है। यूनिवर्सल वर्ड इसको क्यों दिया गया है, क्योंकि यहां पर ए बी सी डी ऐसे कुछ समुच्चय हमारे पास थे, और हमने क्या देखा, आप सभी समुच्चय इस यू के क्या है, सबसेट है। आप में से ऐसा एक भी समुच्चय यहां पर नहीं है जो यू के लिए क्या हो, सबसेट न हो, सबसेट न हो। अगर ऐसा विरोध में मिलता है तब तो हम बोल देंगे यू आप यूनिवर्सल सेट नहीं हो सकते। लेकिन हम क्या देख रहे हैं, ए भी यू का सबसेट है, बी है सेट यहाँ पर तो वो भी यू का सबसेट है, सी भी यू का सबसेट है, अगर डी होगा तो वो भी यू का सबसेट होगा। तो हर एक सेट जो इस संदर्भ में परिभाषित है, आज के इस टॉपिक में मौजूद है, वो सेट इस यूनिवर्सल सेट का क्या होगा, सबसेट होगा। और सबसेट है तब ही हम इस यू को क्या बोल देते हैं, यूनिवर्सल सेट, ठीक है। ओके स्टूडेंट, ये डेफिनेशन हो गई है। इसको समझने के लिए हम एग्जांपल्स ले लेते हैं, कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए आप लोग, जैसे कोई भी एक संदर्भ है, एन है, एन आप जानते हैं स्टूडेंट्स कौन होता है, 1 2 3, ये नेचुरल नंबर्स होते हैं। एक हम ले लेते हैं डब्ल्यू, 0 1 2 3 इनफिनिट तक जाना आपको। के संदर्भ में ऐसे लिखना स्टूडेंट्स आपको, के संदर्भ में सार्वत्रिक समुच्चय लिखिए। यूनिवर्सल सेट कौन होगा, ये क्वेश्चन है आपको। यहां इस क्वेश्चन में ओनली 2 सेट्स आपके सामने रखे गए हैं। एन सेट ऑफ नेचुरल नंबर जिसके एलिमेंट्स ये होते ही हैं, डब्ल्यू सेट ऑफ होल नंबर्स, ठीक है, ये भी आप जानते हैं। 0 इसका फर्स्ट लेटर होता है, एलिमेंट होता है, फिर 1 2 3 कंटिन्यू होता है। इस संदर्भ में जहां पर 2 सेट आपके सामने हैं, आपको यूनिवर्सल सेट लिखना है। तो स्टूडेंट, इसका यूनिवर्सल सेट जो हो सकता है वो कई प्रकार से हो सकता है। एक विशेषता इस टॉपिक की क्या है, इसका जो आंसर आप यूनिवर्सल सेट के रूप में देंगे, यूनिवर्सल सेट पूछा जाएगा और आप इसका आंसर देंगे, तो आप क्या देखेंगे कि डिफरेंट स्टूडेंट के साथ साथ इसका आंसर चेंज हो सकता है।
इसकी पॉसिबिलिटी है, इसकी संभावना है कि आपने क्या आंसर दिया और आपके साथ पढ़ने वाला आपका जो फ्रेंड है वो अपना आंसर क्या देता है, दोनों ही करेक्ट भी हो जाते हैं। ये एक अपने आप में अलग क्वेश्चन है, यहाँ पर आंसर डिफरेंट हो सकते हैं। ठीक है, चलो तो इसका आंसर हम देंगे। एक ऐसा सेट हमें देना है, ठीक है, जिसके n और w सबसेट हो, n और w सबसेट हो। जैसे हमने पहला आंसर दे दिया, इसके अंदर पहला आंसर हम दे देंगे u इज इक्वल टू, हम क्या दे सकते हैं, i दे सकते हैं स्टूडेंट। यहाँ पर यूनिवर्सल सेट का मतलब हो गया, u का मतलब यूनिवर्सल सेट, जो किसके इक्वल दे दिया हमने, i। ये पहला आंसर हो गया। देखो i क्या होता है वो देखिए आप, 0 1 2 3 प्लस इंफिनिटी, -1 -2 -3 माइनस इंफिनिटी, है ना। अब बताओ आप, ये जो i है सेट ऑफ इंटीजर नंबर्स, i n और w के संदर्भ में यूनिवर्सल सेट है। वैसे तो सेट ऑफ इंटीजर नंबर है इसका नाम, लेकिन यहां पर हमने इसको u नाम दिया, यूनिवर्सल सेट। इस संदर्भ में n एंड w के संदर्भ में, जिस समय हम टॉपिक पे बात कर रहे हैं वहां पर आपके पास दो सेट दिए गए, n है w है। अब आपको एक ऐसा समुच्चय लिखना है जिसको हम यूनिवर्सल सेट का नाम देंगे। कैसा समुच्चय, जिसका n भी उपसमुच्चय हो और w भी उपसमुच्चय हो, आपको लिखना है। ठीक है, तो हमने i लिख दिया। अब चेक करो, ये यूनिवर्सल सेट है, क्यों है ये, इसका क्यों की हम इसका रीजन दे देते हैं। इसका रीजन है n आप सबसेट ऑफ i है क्या, n आपका हर एक एलिमेंट i का एलिमेंट है, तो उत्तर मिला हाँ बिल्कुल। हर एक नेचुरल नंबर इंटीजर होता है, देख लो 1 2 3 1 2 3 4 5, ये सभी एलिमेंट्स i के भी एलिमेंट है, इसलिए n इसका सबसेट हो गया। w से बात करो, w क्या आप इस i का सबसेट है क्या, ऑल नंबर्स, क्या ये सभी एलिमेंट्स i के एलिमेंट है, मैच करो। 0 आपके पास है तो ये 0 इसके पास भी है, 1 1 2 2 3 3 4 4। हाँ, जो होल नंबर्स है वो इंटीजर नंबर भी होते हैं। w का एवरी एलिमेंट्स i का भी एलिमेंट है, इसलिए n भी i का सबसेट हो गया, w भी i का सबसेट हो गया। तो हमने i एक स्पेशल सेट यहाँ पर ढूंढ निकाला। i को हम क्या बोलेंगे, अरे i आपका सबसेट कौन है, n, आपका सबसेट कौन है, w। तो n और w के संदर्भ में यदि हम केवल और केवल इन दोनों सेट को सोचे, n और w के संदर्भ में i आप क्या हो गए, यूनिवर्सल सेट। ठीक है, ऐसे इसका फर्स्ट आंसर हो गया। अगर मान लो कोई सेकंड स्टूडेंट है, इसका आंसर डिफरेंट भी दे सकता है। वो कैसे दे सकता है, वो u इक्वल टू दे सकता है q, u इक्वल टू q दे सकता है। यूनिवर्सल सेट क्या दे देगा, q का मतलब क्या है, q का मतलब भी ले देता हूं यहाँ पर, q है, q का मतलब है q सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। आप जानते हैं सेट ऑफ रैशनल नंबर्स होता है ना। ओके, अब ये इसका कारण देंगे, ऐसा क्यों, इसका कारण है हमारे पास y। तुम कह देंगे n आपका हर एक एलिमेंट q का एलिमेंट है क्या, हाँ। q की परिभाषा आप जानते होंगे, ऐसा समुच्चय जिसे p अपॉन q के रूप में लिखा जा सकता हो, ऐसा समुच्चय जिसको p अपॉन q के रूप में लिखा जा सकता हो। ठीक है ना, तो देखो आप यहाँ पर p अपॉन q के रूप में लिखा जा सकता हो, वो रैशनल नंबर होता है जहां p और q क्या हो, इंटीजर हो, p भी इंटीजर हो और q भी इंटीजर हो। स्टूडेंट आवाज आ रही है, नहीं आ रही है, यस सर, आ रही है ना, ओके। आपको समस्या है कुछ, है ना, तो इस वजह तो बोल दिया करो आप। q का नॉलेज आपके पास है, जो स्टूडेंट रेगुलर क्लास लेगा वो इन बातों को समझ भी सकेगा, जो गायब भी रहता है बीच बीच के अंदर, है ना, तो उसको तो प्रॉब्लम आने वाली है, उसको मैथ्स लेने का अधिकार ही नहीं है। अगर वो ले भी लेता है, मेहनत करना नहीं चाहता, तो मैथ्स उसको रिजेक्ट कर देगी। या तो आपको मैथ्स को छोड़ना होगा, अदरवाइज जो साइंस सब्जेक्ट है, मैथ्स ही नहीं तो बायोलॉजी ले लीजिए आप, साइंस सब्जेक्ट बोलता यही है कि या तो आप हमें नमस्कार करके चलते बनिए, आप निकल जाइए,
ठीक है, अगर आप मेहनत नहीं कर सकते हैं तो। अगर आप हमें नमस्कार नहीं करते हैं, आप छोड़ के जाना नहीं चाहते हो, जबरदस्ती हमें पकड़ के रखना चाहते हो, और मेहनत आपसे होती नहीं है, तो फिर साइंस में इतनी कैपेसिटी है कि वो आपको रिजेक्ट कर देगी। आपका जो पूरा फ्यूचर है वो जीरो कर देगी, न आप और सब्जेक्ट का रखेगी, न ये साइंस के लिए छोड़ेगी आपको। इसके लिए हार्ड वर्किंग स्टूडेंट चाहिए, और हार्ड वर्किंग से भी ज्यादा रेगुलर जो कंटिन्यूटी होती है एक स्टडी में वो चाहिए। अगर आपने सोच लिया मुझे 3 आवर्स डेली पढ़ना है तो फिर पढ़ना है, 4 आवर स्टडी करनी है तो करनी है, ठीक है। ऐसे स्टूडेंट्स की आवश्यकता होती है। बाकी ये जो सब्जेक्ट्स है ये समझने के ज्यादा होते हैं और रटने के लिए कम होते हैं। जो स्टूडेंट रटता है वो अपने आप में समझिए मैथमेटिक्स उसका वीक धीरे धीरे होता जाएगा, ऐसा नहीं अच्छा नहीं होगा, धीरे धीरे उसका वीक हो जाएगा मैथ्स। और जो क्या करता है लर्निंग को कम से कम और अंडरस्टैंडिंग को ज्यादा से ज्यादा रखेगा। एक्चुअल में मान लीजिए मैथमेटिक्स सब्जेक्ट बना उसी के लिए है, सबके लिए नहीं बनता ये सब्जेक्ट। सबका अपने आप का जो माइंड है उसकी अपनी एक अलग डेफिनेशन होती है, हर दो स्टूडेंट कॉमन नहीं हो सकते हैं, ठीक है। दोनों का जो कह सकते हैं लॉजिक्स है वो एक जैसे नहीं हो सकते, एक क्या लॉजिक देगा दूसरा क्या लॉजिक देगा, इसका मतलब दोनों का जो माइंड है वो डिफरेंट है, ये आप अच्छे से जानते हैं। तो जरूरी है कि आप अपने सब्जेक्ट्स को पहचानें, क्या मैं सब्जेक्ट्स के लिए बना हूँ, क्या मैं सब्जेक्ट्स मेरे समझ में आ रहा है। लेकिन एक ही शर्त है, आप रेगुलर क्लास ले रहे हैं, आप रेगुलर स्टडी कर रहे हैं, उसके बावजूद भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आपको हो सकता है कुछ प्रॉब्लम इस सब्जेक्ट में रहेगा, ठीक है। आप एक दिन क्लास लेते हैं, एक दिन नहीं लेते हैं, लेते हैं नहीं लेते हैं, तो उसको तो कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा लो आप, कोई भी सब्जेक्ट को समझ में कुछ नहीं आने वाला है। वो तो सबसे बड़ा बेवकूफ है, उससे भी बड़ा बेवकूफ है जो रेगुलर क्लास लेता ही नहीं है। मैं उसको ज्यादा समझदार मानता हूँ। क्यों? क्योंकि वो भी जीरो पर है, और जो एक दिन आता है एक दिन नहीं आता वो भी जीरो पर ही है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। मैंने समय भी दिया, कोशिश भी कोशिश करी उसने, कुछ तो 50% करी, लेकिन दोनों जीरो के ऊपर है। कंटिन्यूटी से समझ में आते हैं टॉपिक्स, ठीक है, एक दूसरे से लिंक है। अब देखिए आप यहाँ पर U इज इक्वल टू क्यू, हमने यूनिवर्सल सेट लिया इस संदर्भ में, एन और डब्ल्यू के संदर्भ में। इसका कारण क्या है, एन का प्रत्येक अवयव क्यू का अवयव होता है, रैशनल नंबर होता है ये, 1/1, 2/1, 3/1, 4/1। इसको p बाई क्यू फॉर्म में लिखा जा सकता हो, p और q इंटीजर हो, q नॉट इक्वल टू 0 हो, ऐसे ना। तो स्टूडेंट्स हम क्या बोलेंगे इसके अंदर, एन ये हो जाएगा आपका, तो हम कह देंगे इसका रीजन है एन